अगर पूरे बिहार के दलित पहुंच जाएंगे तो वो स्पेस छोटा को बना दिए मुख्यमंत्री। ये कैसे बोल रहे हैं आप? उन्हीं के मतलब मंजूरी से न बने, मतलब उनको कौन बना दिया? वो पैदा लिए थे? अरे मुख्यमंत्री कोई पैदा लेता है जी? वो बनाए नहीं, वो अपना सिक्का को सेकने के लिए, समझिए, अपना काम निकलवाने के लिए उन्होंने इनको आरजेडी, कांग्रेस और जदयू वाले यही तो किए हैं कोर्ट में चैलेंज। नमस्कार, मैं शिव। देखिए, दलित के नेता अपने आप को, सभी जितने भी पार्टियां हैं बिहार में और जो भारत में है, सब लोग अपने आप को दलित का नेता कहते हैं। सब लोग कहते हैं कि दलित की भलाई हमारी सरकार करती है, लेकिन कितनी भलाई अभी तक हुई है वो तो सबके सामने साक्ष्य रूप में मौजूद है। लेकिन कुछ दिन पहले ही जदयू के तरफ से भीम संसद का आयोजन किया गया और उस भीम संसद में कहा गया कि दलित समाज के जो लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं उसमें कुछ और भी रिजल्ट सामने आए, जहां पर रत्नेश सदा को खींच कर बैठा दिया गया, जो दलित समाज के एक बड़े नेता के चेहरे के रूप में गिने जाते हैं। और वहीं आज हम मांझी जी के आवास पे हैं और मांझी जी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से दलित के नेता इन्हें भी कहा जाता है और ये दलित समाज को किस तरीके से लेते हैं, और भीम संसद जिस प्रकार से आयोजन किया गया था उस संसद को इनकी पार्टी किस तरीके से लेती है। सर, जिस प्रकार से भीम संसद आयोजन किया गया, दलित के नेता सब लोग कहते हैं, जदयू, हम पार्टी, बीजेपी, सभी लोग कहते हैं, लेकिन दलित का भला अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या भीम संसद से हो पाएगा? तो उसमें दलित लोग गए थे? भीम संसद में तो दलित ही लोग जाएंगे ना ज्यादा। उसमें कोई दलित लोग नहीं गए थे, सबसे पहले ये समझिए। उसमें सब जो है सरकारी जितने भी कर्मचारी लोग हैं, आपको शिक्षा मित्र से लेकर के, विकास मित्र से लेकर के, टोल सेवक से लेकर के, सब सरकारी तंत्र के लोग वहां पहुंचे हुए थे। ये कैसे कह सकते हैं कि सब सरकार तंत्र के लोग बैठे हुए थे? ये हम कह रहे हैं तो? ये तो वहां जो जाने वाले लोग हैं वही कह रहे हैं कि हमको तो प्रलोभन देकर के बुलाया गया था कि हम आपके जो वेतन में हो उसका वृद्धि कर देंगे, आपको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। ये सब प्रलोभन देकर के वहां जो है भीड़ जुटाया गया। आप दो सब लोग होंगे ना, सब थोड़े होंगे इतना। अरे सब के सब लोग थे उसमें, और इतना ही नहीं, उसमें सरकारी तंत्र का इतना मिसयूज किया गया कि लोग आ करके बोल रहे हैं कि हमको जिसके लिए बुलाया गया वो तो मिला नहीं। इतनी बातें आ गई, मतलब प्रलोभन दे के बुलाया गया था सब दलित जी। उसमें बोला गया कि मैं वेतन वृद्धि कर दूंगा, आपको राजकर्मी का दर्जा दे दूंगा। ये सब बातें करके प्रलोभन दे करके वहां भीड़ जुटाने का प्रयास किया गया। मतलब भीड़ जो थी अपने मन से नहीं आई, प्रलोभन के मन से आई। एकदम प्रलोभन के मन से आई। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि भीम संसद का आयोजन जो हुआ, काफी मतलब जो फील्ड था वो भरा हुआ था, लोग खचाखच भरे हुए थे और पूरे बिहार से लोग आए थे। लग रहा है पूरे बिहार से लोग आए थे दलित। आप समझिए कि अगर पूरे बिहार के दलित पहुंच जाएंगे तो वो स्पेस छोटा पड़ जाएगा। वो जितना स्पेस था वो स्पेस छोटा पड़ जाएगा। तो इसमें दलित पहुंचे ही नहीं, जो सरकारी तंत्र के लोग थे वो पहुंचे, इसलिए भीड़ उतना ही जुटा। अच्छा, एक उसमें एक वाकया और आया कि रत्नेश सदा जो दलित के अभी नेता के तौर में गिने जाते हैं, आपके पार्टी के दलित नेता गिने जाते हैं, लेकिन रत्नेश सदा को जिस प्रकार से खींच के बैठा दिया गया और जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बोले, उस प्रकार के बयान को आप किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, एक तो पहले समझ लीजिए कि रत्नेश सदा को जो दलित का जो नेता बोल रहे हैं वो दलित के नेता नहीं है। दलित का नेता तो हमारे मांझी साहब ने है जी। कहा उनको वोट नहीं पड़ा होगा दलित का? क्या वोट क्या पड़ा? वो किसके स्थान पे गए हैं पता है ना आपको? जी जी। हैं? जब हमारे संतोष कुमार सुमन जी उस पद को त्याग दी, किसके लिए? जब मर्जर की बात आई। और क्यों त्याग दिए? क्योंकि पूरे पार्टी को बनाने के लिए लाखों करोड़ों जो कार्यकर्ता है उनका जो खून पसीना जो उसमें लगा हुआ है, तो उस खून पसीना को किसी भी कीमत पर बेकार ना जाए, इसके लिए मर्जर की बात उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने मंत्री पद को त्याग देने के लिए ही ज़्यादा उचित समझा। अब बात को समझिए। अब समझने वाली बात यह है कि उस पद को एक तरफ हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी त्याग रहे हैं और दूसरे तरफ रत्नेश सदा जी उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो दलित का नेता कौन हुआ? नीतीश सरकार तो यही कह रही है कि दलित नेता अगर वो कुर्सी छोड़े हैं तो देखिए हम दलित को ही वो कुर्सी दी है, तो अच्छा नहीं की है। तो
आप उनसे सवाल ही कीजिए ना भाई कि अति पिछड़ा का जो है जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो बना दे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री खोज रहे हैं। और बनाना चाहिए ना उनको। एक बार तो बनाए थे आपके पार्टी को। हमारे पार्टी को बनाए तो हमारे पार्टी को बना दिए मुख्यमंत्री, ये कैसे बोल रहे हैं आप? उन्हीं के मतलब मंजूरी से न बने, मतलब उनको कौन बना दिया? वो पैदा लिए थे? अरे मुख्यमंत्री कोई पैदा लेता है जी? वो बनाए नहीं, वो अपना सिक्का को सेकने के लिए, समझिए, अपना काम निकलवाने के लिए उन्होंने इनको बुड़बक समझा कि अरे किसी तरीके से बना दो और बना करके जो मन में आएगा सो करवाएंगे। लेकिन मतलब कुर्सी पे सिर्फ दिखाने के लिए बैठाए थे जी, अपना काम निकलवाने के लिए। और बाद में क्या हुआ, जब हमारे मांझी साहब दलित के लिए, अति पिछड़ा के लिए, पिछड़ा के लिए, सबके हित में जब फैसला लेने लगे तो इनको पेट में दर्द होने लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत चालाक निकल गया। तब उन्होंने उचित समझा कि इसको गद्दी से हटाया जाए। तो देखे ना कैसे करके उन्होंने क्या किया था। मुश्किल से 6-7 महीना में इन्होंने पूरा जो है ड्रामा रच दिया। अच्छा, 2024 के चुनाव को लेकर जिस प्रकार से आरक्षण की राजनीति की जा रही है, आरक्षण में बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि बढ़ गया आरक्षण, बढ़ गया, राज्यपाल का मुहर लग गया, लेकिन फिर से कोर्ट में उसे चैलेंज कर दिया गया है। तो 2024 में दलित समाज का वोट बहुत ही कीमती रहता है, मायने रखता है उसका। क्या लगता है दलित समाज के वर्ग के लोग किधर रहेंगे? देखिए, एक तो पहले ये समझिए, कोर्ट में चैलेंज कौन किया है? हम लोग किए हैं। अरे कोर्ट में तो चैलेंज इन लोग एनडीए को बदनाम करने के लिए इन्हीं लोग किया है। अच्छा, यही लोग कर दिए हैं? अरे भाई, आरजेडी, कांग्रेस और जदयू वाले यही तो किए हैं कोर्ट में चैलेंज। इसका साक्ष्य है कुछ कि वो ही लोग किया है? यही लोग करबे किए हैं। हाँ, हम लोग क्यों करेंगे भाई? हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग तो सब कुछ के पक्ष में हैं। जनगणना भी बंद कमरे में करवाया, एक पेपर वर्क पे हो गया। हम पूछना चाहते हैं, जनगणना जो हुआ, जो विदेश में लोग हैं उनका गणना कैसे हुआ? जो बिहार के बाहर हैं उनका गणना कैसे हो गया? कैसे करवाया? ऑन द विच बेसिस आप कैसे करवा लिए गणना? तो ये सब जो है पेपर वर्क हुआ है। लेकिन उसके बाद भी समझिए, इन लोग जानबूझ करके सब चीज को हेपेटाइज करने का काम किया है। तो 2024 के चुनाव में क्या लगता है दलित समाज समर्थन किधर देगी? जिस प्रकार से आरक्षण बढ़ गया, दलित समाज का अब वृद्धि होगा, दलित समाज को जो हक मिलना चाहिए अब मिल सकता है, क्योंकि आरक्षण बढ़ गया है 15%। लगता है मिलेगी आरक्षण? आप इतने समझिए कि बिहार से एनडीए के खाते में 40 का 40 सीट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे चल जाएगा? पहले नीतीश जी थे तब गया था 40 सीट, अब 40। कहीं से भी किंतु परंतु नहीं है, दिमाग में बैठा लीजिए। 40 का 40 सीट एनडीए के खाते में जाएगा, कंफर्म है? कंफर्म है, 110%। लेकिन अभी एनडीए का अगर देखा जाए तो 5 राज्यों का चुनाव का जो एग्जिट पोल आया है उसमें तो मतलब चरमराती हुई स्थिति दिख रही है। आपको कहां से दिख रहा है? 2 राज्य में, राजस्थान और मध्य प्रदेश तो देख ही रहे हैं जी। और एग्जिट पोल में क्या होता है ये आपको नहीं पता? एग्जिट पोल का मतलब हुआ क्या? विश्लेषण आधार पर तो कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए, रिजल्ट आने दीजिए ना, पता चल जाएगा आपको। तो 3 तारीख का इंतजार। एकदम एकदम। चलिए, धन्यवाद। देखिए, देखना होगा आने वाले दिनों में कि 2024 में क्या रणनीति बनाती है एनडीए और वहीं जदयू। लेकिन बात करें दलित समाज के लोगों की, तो दलित समाज की क्या वृद्धि हो रही है, किस प्रकार से उनको जो हक मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये दलित वर्ग के लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन हम अपील करना चाहेंगे कि 2024 और 25 के चुनाव में जो उनके हक के लिए सोचे उन्हीं को वो मतदान करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।